नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, आज के भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा भरे जीवन में हर कोई व्यक्ति तनाव या फिर कहीं ना कहीं कहा जाए जिसे अंग्रेजी में हम स्ट्रेस कहते हैं या फिर चिंता यानी कि एंग्जाइटी से जूझ रहा है। चाहे कोई भी वर्ग का इंसान हो, चाहे कोई भी उम्र का इंसान हो, छात्र कह लें, चाहे गृहिणियाँ कह लें, चाहे कर्मचारी कह लें, कहीं ना कहीं तनाव और चिंता की समस्या से दो चार वो होते रहते हैं। ऐसे में अगर वो दवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं फौरी तौर पर राहत दवाइयों से तो मिल जाती है, लेकिन अगर हमें इसका स्थायी समाधान चाहिए तो इसका स्थायी समाधान कहीं ना कहीं ध्यान, योग और आयुर्वेद में ही नजर आता है। तो आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों हम चिंता यानी एंग्जाइटी और तनाव यानी स्ट्रेस को करीब से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर चिंता और स्ट्रेस हमारे शरीर को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और योग के जरिए और ध्यान के जरिए किस तरह से हम तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ योगाचार्य सुमित जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, जो कई वर्षों से लोगों को योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, सभी टीम को नमस्कार। और दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में दो प्रशिक्षु भी हैं जो योग के माध्यम से आपको अलग अलग योगाभ्यास करके दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इन योगों को अपनाकर, इन योगाभ्यासों को करके हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कमल जी हैं और साथ ही साथ दूसरी प्रशिक्षु हैं अमीषा जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सुमित जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आज का हमारा विषय है चिंता यानी कि जो एंग्जाइटी होती है, जो आजकल बहुत लोगों में देखने को मिल रही है, और तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे कि चिंता और तनाव आखिर है क्या, किस तरह से आप इसे परिभाषित करेंगे? चिंता को कह लें कि चिंता हो रही है हमें किसी चीज़ की, तो एक सकारात्मक वे भी होता है कि आप सकारात्मक चीज़ से पूछ रहे हैं कि हाँ उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, ये चिंता है, एक छोटा सा चिंता है। एक चिंता ऐसा होता है कि आगे क्या होगा, उस चीज़ को हम एक नकारात्मक वे में लेते हैं कि कहीं इसका ये तो नहीं होगा, कहीं इसका उल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसी चिंताएँ जो होती हैं वो हमारे मानसिक तौर पर काफ़ी हमें डिप्रेस करती है, मतलब हमें डाउन करती है कि हम उस चीज़ को गहनता से सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो इस तरह की जब विचार आते हैं मन में तो हम क्या करते हैं कि हम लोगों से हटना स्टार्ट कर देते हैं, दूर रहना स्टार्ट कर देते हैं और लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, खुल के अपना जो मतलब नहीं बोल पाते उनके कि हमें ये दिक्कत है या ये दिक्कत है। हम सोचते हैं कि हर कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है या हम किसी और के लिए गलत सोच रहे हैं कि वो ऐसा है, वो गलत है, उसके साथ बात नहीं करना है। तो ये चिंता हो गई। और एंजाइटी इसी को ही बदला हुआ रूप कह लें थोड़ा सा, या विकराल रूप कह लें कि लोग जैसे सोचते हैं उस चीज़ के बारे में तो इतना सोचने लग जाते हैं कि वो लोगों को इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं उनसे, और लोगों से मतलब कम्युनिटी से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, अंधेरे कमरे में रहना चाहते हैं। इस तरह से उनका एक व्यवहार आ जाता है कि किसी के साथ नहीं बात करना है, वो अपना ही कुछ काम करते रहते हैं। कोई उनसे कुछ बोलना भी चाहेगा तो गुस्से में बात करेंगे कि नहीं सब ठीक है। तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ऐसे लोग काफ़ी अभी सामने भी आ रहे हैं कि सराउंडिंग में ऐसा माहौल हो रहा है या माँ बाप ने कुछ बोल दिया तो बच्चे लोग भी इस तरह से माहौल पैदा कर रहे हैं, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनको फ्रीडम मांगते हैं बच्चे की, फ्रीडम चाहिए मेरे को, पर वो फ्रीडम क्या है वो उनको खुद नहीं पता क्या फ्रीडम है। वो फ्रीडम का मतलब चाहते हैं कि मोबाइल चाहिए, एक रूम चाहिए उनको, वो उनका फ्रीडम हो गया वहीं पे, और ये है सबसे बड़ा कारण है। सुमित जी, तनाव और चिंता की जब हम बात करते हैं और कई बार ये दोनों टर्म्स एक साथ लिए जाते हैं, नाम इन दोनों टर्म्स का, तो क्या इनमें आपस में कोई समानता है, कोई सिमिलैरिटी है, और अगर है तो किस प्रकार से है? अब ये दोनों एक मानसिक अवसाद है, ठीक है। अब क्या है कि एक से ही दूसरे की उत्पत्ति हुई है या दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब शुरू में हम चिंता, तो मैंने जैसे बताया कि दोनों तरीके से होता है कि हम किसी के लिए चिंता कर रहे थे। गुड वे में होता है कि सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि वो हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, मगर एक नेगेटिव वे में भी होता है कि वो चिंता ऐसा होता है कि जैसे हम आपके लिए सोच रहे हैं, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आपने वहाँ इतने टाइम लगा दिया, इस टाइम तक आप घर नहीं पहुँचे, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या करता है कि क्रोध उत्पन्न करता है
जब क्रोध उत्पन्न होगा तो आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे जब तक आपको उसकी रियलिटी का पता नहीं चलेगा। और हर जगह हर चीज़ की रियलिटी आपको पता नहीं चल सकती है, तो आप क्या करोगे कि उसी में ही खोते रहोगे, उन्हीं विचारों में खोते रहोगे। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आप अलग रहना चाहोगे और कुछ जानना चाहोगे, कुछ बुराई कर दोगे किसी के लिए, अच्छा नहीं कर पाओगे। तो दो चिंता, एक बोलते हैं कि चिंता चिता समान होती है, ये आपने कई बुजुर्गों से भी सुना हुआ है कि आप जो ज़्यादा चिंता करता है चिता समान होती है। इसी से ही कई डिजीज़ उत्पन्न होते हैं, जैसे बीपी हो गया और माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेसफुल माहौल में मतलब शरीर आपका सूख सा जाता है, एक थायराइड भी होता है, इसी का ही एक रिजल्ट है कि थायराइड भी आपको हो सकता है। बिल्कुल। तो लक्षणों की बात करते हैं सुमित जी, कई लोगों को स्ट्रेस होता है या एग्जाइटी होती है लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो तनाव के और चिंता दोनों के लक्षण आप बताइए। जब किसी व्यक्ति के अंदर चिंता का स्तर बढ़ जाता है या तनाव का स्तर बढ़ जाता है तो किस तरह से उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं? अब चिंता तो जैसे चिंता हो रही है किसी चीज़ की, तो आप एक तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और जब तनाव होता है या डिप्रेस माहौल में चले जाते हो आप, एक तो सबसे पहले आपका सराउंडिंग माहौल कैसा है, आप किस तरह से पले हो, आसपास के माहौल कैसे हैं आपके, लोग आपको टीच कर रहे हैं ज़्यादा या किसी चीज़ के लिए आपको एनकरेज कर रहे हैं मगर नेगेटिव वे में कि उसको देखो ऐसा है, तुम्हारा नहीं हो पा रहा है। तो मोस्टली तो माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों के लिए कि उसका नंबर इतने आ गए, तुम नहीं ला पा रहे हो। तो हर कोई 90% अचीव नहीं कर सकता इस टाइम पे, पर अभी सबके अचीव हो रहे हैं। तो बच्चों को माहौल तो दे रहे हो आप, हम एक वैसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि बच्चों को हम विरासत में दे रहे हैं ये चीज़। आगे जाके उनको कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन में लड़ेंगे, मगर जो माहौल क्रिएट होगा वो नकारात्मक वे में होगा, वो सकारात्मक वे में। ये देखो, एक होता है ना कि हम किसी के लिए आइडल बने, वो वहाँ पे आइडल नहीं बनता। वो बच्चा वहाँ पे उसको प्रतिस्पर्धा करना है, पर एक नकारात्मक वे में करना है। यानी वो लड़ेगा उस चीज़ के लिए मगर हिंसक वे में लड़ेगा, क्यों नुकसान पहुँचाना है उसको कुछ। तो यानी हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो यही चीज़ हो रही है अभी जो बोलते हैं कलयुग का काल है, लड़ाई झगड़े का काल है। तो हिंसा बढ़ रही है अंदर से, क्रोध बढ़ रहा है अंदर से लोगों का। तो इसी से ही लोग डिप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई किसी से जीत नहीं पाता है। कोई कहीं जीत जाते हैं पर हर कोई नहीं जीत पाता, कहीं पे भी कहीं ना कहीं रुकना उनको होता है। तो इसी से ही डिप्रेशन बढ़ता है फिर आगे। तो मोस्टली डिप्रेशन के पेशेंट अभी आते हैं, एंजाइटी के पेशेंट आते हैं, इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं। तो जब एंजाइटी के पेशेंट आपके पास आते हैं तो किस तरह के उनके लक्षण किस तरह से नजर आते हैं? घर में भी अगर हम देखें, अगर हमें किसी का पता लगाना हो तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? वो शुरुआती तौर पे वो थोड़ा सा अलग रहने लगेगा, बातचीत नहीं करेगा लोगों, उसको जब 4-5 लोग बैठे होंगे तो उसको बातचीत करने में या तो इरिटेशन सा महसूस होगा, या वो सोचेगा कि इनके साथ नहीं बैठना, अलग चल देगा अपने रूम में। तो ऐसे में आप पहचान सकते हो उसको। ये तो नॉर्मल वे हो गया। फिर अगर थोड़ा सा और देखें कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वो फिर घबराना, किसी चीज़ को देख के फोबिया टाइप का ना, डार्क रूम में नहीं रह पाएगा, या तो डार्क रूम में रहेगा या नहीं रह पाएगा, वो उसको डार्क रूम पसंद नहीं आएगा बिल्कुल। रात को लाइट ओपन करके सोएगा। फिर मेडिसिन वगैरह भी इनटेक करना स्टार्ट कर देगा उस टाइम पे। सिर दर्द होना है, माइग्रेन टाइप का, मतलब हाफ सिर दर्द होता है इसमें। तो इसी प्रकार के सिम्टम्स थोड़े थोड़े आते हैं। बिल्कुल। तनाव की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो कौन कौन सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं और किस प्रकार से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है? मतलब कहने का मतलब है कि किस तरह से तनाव कितना गंभीर एक मानव शरीर के लिए हो सकता है अगर वो लंबे समय तक जारी रहे? इंसान दो तरीके से स्वस्थ रहता है, एक शारीरिक स्तर पे, एक मानसिक स्तर पे। ठीक है, अब शारीरिक स्तर पे तो हम थोड़ा सा योगाभ्यास कर लेते हैं, हल्का फुल्का रनिंग कर लेते हैं, तो इससे भी हम स्फूर्ति रहते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। और मानसिक स्तर पे आपको आपके सराउंडिंग पे, आपके जो नॉलेजमेंट है आपका, उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। आपका विचार कितने उत्कृष्ट हैं, लोगों के प्रति कैसा विचार रखते हो आप, कैसा सोचते हो, कैसा करते हो। जैसा मन आपका अंदर से रहता है तो मन के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अब हम कहते हैं ना तनाव में क्या होता है? अब तनाव ऐसा वर्ड है, बोलने में भी ऐसा होता है कि इंसान सुकड़ सा जाता है एक तरह से। तो आपके वेन्स हैं जो, ठीक है, वो सुकड़ से जाएंगे, आपको घबराहट सी होगी उसको देखते हुए
किसी को देखते हुए, किसी से बातचीत नहीं कर पाओगे, किसी से आप जैसे हम बोलते हैं कि अच्छे के लिए बोल रहे, तो वो उसको उल्टा सोचेगा। वो उसको सोचेगा कि ये हमारे बुराई के लिए कर रहा है, ये अपने आप को नहीं देख रहा है, ये दूसरों को ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। तो जब हम तनाव की बात करते हैं, तनाव को कम करने के लिए अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि योग कितना कारगर होता है? योग के जरिए किस प्रकार हम तनाव को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अब योग तो अपने आप में पूरक है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में ले लो, अगर योग को आप इन्वॉल्व करते हो तो आप अपने आप को एक अलग ही पाओगे कि हम योग कर रहे हैं। एक आपका आत्मबल बढ़ता है इससे, ठीक है। जैसे डिप्रेस लोग हैं, उनका आत्मबल हमेशा क्षीण होता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कभी भी। अब योग कर रहे हो आप, तो आपका आत्मबल बढ़ता है, उसमें आप फेस करते हो चीज़ों को, आप उन चीज़ों से लड़ते हो एक सकारात्मक दृष्टि से, आप उन चीज़ों से भागते नहीं हो। तो योग का क्या माहौल होता है कि आपकी जब ऊर्जा शक्ति बढ़ती है अंदर से, तो आप इन चीज़ों से ऑटोमेटिकली उभर जाते हो। ये चीज़ आपको इतना मैटर नहीं करती कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप डिप्रेस हो गए या तनाव या गुस्से में आके आपने कुछ कर दिया उसका, नहीं। योग आपको अलग ही माहौल पे ले जाता है कि आपने सुन लिया उस चीज़ को, आपको पता है कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, उसने जो बोला है तो ठीक है, तो बोलता रहे, हम करते हैं अपना काम। तो एक सकारात्मक सराउंडिंग में माहौल पैदा होता है कि आप योगा वाले हो तो आप काफ़ी उत्कृष्ट हो लोगों से, यानी आपको गुस्सा नहीं आता है, आप काम रहते हो, आप चीज़ों को समझते हो, ठीक है। आप में अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा है लोगों से। तो ये ऑटोमेटिकली एक व्यवहार बता रहा हूँ कि योगा वालों का क्या व्यवहार होता है। दूसरी चीज़, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है योगा करने से शरीर पे बढ़ता है। जब ये बढ़ेगा तो आपको मस्तिष्क को काम देगा, हमेशा शांत रखेगा आपके मस्तिष्क को। तो ऑक्सीजन बढ़ने से आपके जो मसल्स है वो खिले खिले रहेंगे, काम रहोगे आप, ठीक है। हंसता खेलता चेहरा रहेगा आपका। तो इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं करता कि आप स्ट्रेस में जा रहे हो या आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप कुछ मतलब किसी के नीचे दबे जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप फ्री माइंड से काम करते हो, अपना काम अच्छे से करते हो। तो ये योग का प्रभाव है थोड़ा सा। बिल्कुल सुमित जी, तो अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे आसन बताएं ताकि जो भी लोग तनाव से इस वक्त जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये आसन उनके लिए लाभदायक साबित हो। तो कुछ ऐसे आसन आप हमारे दर्शकों को बताएं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें मोस्टली हमने थोड़े से आसन हैं, देखिए जैसे पतंजल योग सूत्र में भी कहा गया है, हठ में भी कहा गया है कि आसन और प्राणायाम दोनों साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब तक आसन और प्राणायाम साथ साथ नहीं होंगे तो हमारा योगा पूरक नहीं होगा कभी भी। अभी क्या हो गया कि योगा थोड़ा सा जिम्नास्टिक वे में हो गया है कि लोग कर रहे हैं, तो पर प्राणायाम को भी साथ में रखोगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा उसमें। तो जैसे हम करते हैं पश्चिमोत्तानासन, तो पश्चिमोत्तानासन के लिए जैसे हम बैठ जाते हैं दंडासन की स्थिति में। तो बिल्कुल हमारे साथ प्रशिक्षु हैं, तो आप उनके जरिए हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये तमाम आसन किए जाते हैं। तो पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे समस्थिति में, फिर दंडासन की स्थिति में बैठेंगे, दोनों हाथ को आगे करते हुए, एक घुटना फोल्ड करते हुए नीचे बैठें। वज्रासन की स्थिति में अब साइड से अपने पैर निकालते हुए आगे की ओर खींच, ये दंडासन स्थिति है। अब इसमें दोनों हाथ को ऊपर करते हुए लंबा गहरा सांस लें। अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाए और सिर को यथासंभव नीचे की ओर झुका के रखें। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर का जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा काम होता है। इसमें जो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी हो रही है, जो ऊपर की ओर बढ़ रही थी, वो काम होता है, यानी पीछे की ओर भागने लगता है। वापस आ जाएं, दोनों हाथ को साइड पे रख लें। इसी में ही पीछे लेट जाएंगे आराम से। और दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोल के रखेंगे, आंखें बंद। ये शवासन की स्थिति है। इसमें आपके जो विचार वगैरह हैं वो शून्य हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जीरो हो जाता है शरीर का, बिल्कुल आप शांत हो जाते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो मतलब आप उड़ने नहीं लगोगे, इसमें मन से उड़ोगे, मतलब आप विचारधाराओं से शून्य हो जाओगे।
आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा, आप सिर्फ काम महसूस करोगे। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, हाथ पैर की उंगलियां हिलाएंगे और दोनों पैर को घुटने से फोल्ड करते हुए 90 डिग्री की कोण में ऊपर उठाएंगे। सर्वांग आसन की स्थिति में जाएंगे, ऊपर ले जाएं। अब श्वास भरते हुए इसमें रोकना है। इसमें क्या है कि अगर आप ब्रीथ करके रोकते हो उसमें, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की ओर भागेगा और ब्लड के साथ क्या है, ऑक्सीजन कैरी होता है, तो ऑक्सीजन भी आपके सिर पे भागेगा, जिससे आपका माइंड काम रहेगा। और ये सर्वांग आसन है, आसनों का राजा भी बोलते हैं इसको। इसमें कई प्रकार के जो अवसाद हैं वो भी आपको दूर हो जाते हैं। इसमें धीरे से नीचे आ जाइए। आराम से बैठ जाएंगे। अब इसी में ही है, जैसे मैंने कहा कि आसन के साथ प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है, तो इसी में सबसे पहले एक प्राणायाम है नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। प्रारंभिक स्थिति में हम अनुलोम विलोम करेंगे, फिर नाड़ी शोधन उसी में ही आगे होल्डिंग के साथ ब्रीदिंग होती है। तो हम अभी आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट 2 फिंगर अपने दाई हाथ के पहली 2 उंगलियां जो होती है, तर्जनी उंगली और मध्यमिका उंगली अपने अंगूठे के जड़ पे लगाएंगे और दाई नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास लें। अब बाएं को बंद करते हुए दाएं से श्वास छोड़ें, पुनः दाएं से लें और बाएं से श्वास को बाहर निकाल दें। यह अनुलोम विलोम है। इससे हमें हमारी जो शरीर में 2 नाड़ियां हैं वो सक्रिय हो जाती है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है। और नर्वस सिस्टम एक्टिव करने से हमारे अंदर की जो मसल्स जो सिकुड़ रहे हैं वो खिलने लगते हैं, यानी फैलने लगते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है अपने आप ही। बिल्कुल, तो तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपने बहुत अच्छे यहाँ पर आसन हमारे दर्शकों को बताए। सुमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इन आसनों को करने के लिए सबसे बेहतर समय कौन सा होता है, और अगर कोई योग की तरफ कदम बढ़ा रहा है, शुरुआती वक्त है, तो कितनी देर तक हमें आसन करने चाहिए? और क्योंकि अगर व्यक्ति तनावग्रसित है तो उसके लिए कहीं ना कहीं शुरुआत में दिक्कत होती है, तो इसलिए कितनी देर और किस समय? जैसे हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है आसन करना, ध्यान करना, साधना करना। तो ब्रह्म मुहूर्त में अभी कोई जैसे नहीं उठ पाते हैं, तो मॉर्निंग में जो संध्या अवस्था होती है यानी सूरज उगते हुए, तो उस टाइम पे आप आसन को कर सकते हैं। यानी गर्मियों में 5:30 के करीब और सर्दियों में 6:30 के आसपास आप इस टाइम पे आप आसन को कर सकते हो। और आसन करते हुए थोड़ा सा आपको, जैसे एंजाइटी के लोग हैं तो इनको आपको ध्यान देना है कि कोई आपके साथ रहे, आप अकेले कहीं ना रहे। ठीक है, तो कोई आपके साथ रहे या योग शिक्षक आपके साथ रहे। और योग शिक्षक को भी ये देखना है कि आप उनसे थोड़ा सा बातचीत करें और उनको आसन में करने के लिए उनको हेल्प करें कि उनसे किस तरह से आसन किए जा रहे हैं। उनको अभी शुरुआती तौर पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उनसे पूछना है कि कोई दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि ऐसे लोग अभी क्या है कि एकदम से इन्वॉल्व नहीं होंगे आपसे प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो आपने खुद से भी नोटिस करना है कि वो आपसे फेमिलियर हैं नहीं है इस समय। ठीक है, नहीं है तो आप उनसे फेमिलियर होने की कोशिश करें, थोड़ा सा बातचीत बढ़ाएं उनसे। फिर उसके बाद आसन प्राणायाम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आसन, जैसे उनके शरीर को ज़्यादा कष्ट ना हो। अगर आज कष्ट हुआ तो वो कल को नहीं करेंगे, फिर वो आपसे भी दूर चले जाएंगे कि ये भी योगा भी उनके लिए उपयोगी नहीं है। तो उनको ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे हम उनसे आसन कराएंगे, यानी पहले हाथों का सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना है, हाथों का, पैरों का, फिर उनके हल्के स्पाइन की ट्विस्टिंग वगैरह सारा जो हमारा सुषुम्ना बोलते हैं स्पाइन को, तो सारी नाड़ियाँ स्पाइन से होते हुए हमारे मस्तिष्क में जाती है। तो स्पाइन जितना हमारा सक्रिय काम करेगा, जितनी उसमें सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा मानसिक स्तर पे। तो हमने स्पाइन पे ज़्यादा ट्विस्टिंग वाला करवाना है।
ठीक है, स्पाइन ट्विस्ट रहे, सर्कुलेशन अच्छा रहे, इनमें कोई दिक्कत ना हो। फिर स्ट्रेचिंग देनी है थोड़ी सी हाथ पैरों में, ताकि मसल्स खुलें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुँचे हाथ पैरों में। तो इस तरह से हम शुरुआती तौर पे थोड़ा थोड़ा करके इनको बैठा सकते हैं। अब स्टार्टिंग में ये बैठने में भी दिक्कत करेंगे, थोड़ा सा करने में भी दिक्कत करेंगे, तो इनको 15 मिनट to 20 मिनट आप इनको प्रारंभिक तौर पे दे सकते हो। फिर धीरे धीरे जब इनको फेमिलियर हो जाएंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। अब कंटिन्यू इनको योगा भी नहीं कराना है, इनसे थोड़ा सा बातचीत भी करें, ठीक है, थोड़ा सा इनसे करवाते हुए बातचीत करें और थोड़ा सा इनको समझें कि इनको दिक्कत क्या है, इनका कहाँ पे इनका जो पोजीशन है, कहाँ पे इनका डाउन हुआ है, वहाँ से इनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें कि ये वहाँ से उभरे उन चीज़ों से, तो फिर इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने तनाव की बात करी, स्ट्रेस की बात करी, अब बात यहाँ पर चिंता की, एंग्जाइटी की करते हैं। आपने शुरुआत में लक्षण भी बताया किस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं जिन लोगों में एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। एंग्जाइटी में यानी कि चिंता में कितना योग कारगर साबित होता है, और दूसरा कि अगर एक लंबे समय तक किसी व्यक्ति में एंग्जाइटी बनी रहती है तो कौन कौन सी ऐसी मेजर बीमारियाँ होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं? अब ये लंबे समय से जब बीमारियां रहती हैं तो शरीर में काफ़ी बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, जैसे बीपी का बढ़ना, हाई बीपी हो गया, आपका मधुमेह हो गया, ये आपको फ्री मिलते हैं, गॉड गिफ्ट है। अगर आपको तनाव हो रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये आपको फ्री में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद थायराइड हो गया, उसके बाद आपका अर्थराइटिस वगैरह भी आपको शरीर में आ सकता है। अगर थायराइड बिगड़ गया तो आपके मोटापा बढ़ेगा या घटेगा, अर्थराइटिस की दिक्कत भी आपको इसमें आ सकती है। तो ऐसे गंभीर बीमारियां हैं, फिर ये बीमारियां एकदम से जाती भी नहीं है शरीर से, तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है फिर इनको इम्प्रूव होने में। तो इनको मोस्टली जो एंजाइटी वाले पेशेंट है, उनको रूम से बाहर निकलना है, उनको लोगों से बातचीत करनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि मेरे साथ ये दिक्कत है और कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। 10 सलाह मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको अडॉप्ट करो उस चीज़ को जो आपको अच्छा लगे, जरूरी नहीं कि सारे मानो, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको लग रहा है कि हाँ इनसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उसको अडॉप्ट कर सकते हो। योगा करो, सुबह शाम योगा करोगे तो आपके अंदर जो विचार, बुरे विचार आ रहे हैं, वो अपने आप ही शांत होने लग जाएंगे। आपकी बॉडी एक्टिवली वर्क करेगी, आप अच्छे से वर्क करोगे तो फिर आपका जो सोचने की शक्ति है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो आप कौन कौन से ऐसे योगासन हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनकी मदद से एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है, चिंता को कम किया जा सकता है और नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है? अब एंजाइटी में क्या होता है कि लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी कि अपने आप में ही खो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि लोगों को बातचीत करना है, बाहर निकलना है, थोड़ा सा उनको सराउंडिंग में आने का प्रयास करना है कि लोगों से बातचीत करें। और थोड़े ऐसे आसन हैं कि जो उनके शरीर को थोड़ा सा बिल्डअप करेगा, इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। जैसे आप करेंगे हलासना, तो हलासन के लिए आप जैसे बैठ जाएंगे नॉर्मल दंडासन की स्थिति में, अब सीधा होके लेट जाएं पीछे की तरफ। अब दोनों पैर को 90 डिग्री की कोण में उठाएं और इसको पीछे, सिर के पीछे की ओर ले जाएं। हाथों का सपोर्ट कर लें। प्रारंभिक में नहीं हो पाएगा ये, धीरे धीरे करके आप इसको नीचे तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अब इसमें श्वास छोड़ते लेते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। तो इस पोस्चर में देख रहे होंगे आप कि आपका जो पोस्चर है पूरा विपरीत हो गया है, तो जो आपका सर्कुलेशन है वो वापस ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक तो टमी रीजन है आपका जो यहाँ पे, तो वो भी एक्टिवली वर्क करने लगता है। और आपका जो मसल्स है, अब ये हमारा इंजन है, टमी क्या है, हमारा इंजन है। तो इसको जब अच्छे से फ्लो मिलेगा तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई धीरे धीरे करता रहेगा। प्यूरिफाई किडनी से होता है ब्लड प्यूरिफाई, और हार्ट और लंग्स से होता है। ठीक है, और लीवर भी धीरे धीरे काम करता है इसमें। तो जब इन तीनों में सक्रियता आएगी तो ब्लड, हमारे प्योर ब्लड ऑटोमेटिकली
मस्तिष्क में पहुंचेगा और हम इन चीज़ों से थोड़ा सा बुल्डअप होने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन जिनको लॉन्ग टर्म तक फीवर रहता है तो हलासन मैंने देखा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। अस्थमा के पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा काम करता है हलासन। जी जी। तो यहाँ पर आपने एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छा आसन बताया। अब यहाँ पर ध्यान की अगर बात करें सुमित जी, तो योग के साथ साथ ध्यान कितना महत्वपूर्ण है तनाव और चिंता इन दोनों के मरीजों के लिए? अब योग में तो आपने अपने बॉडी अलाइनमेंट खो लिए हैं, मसल्स एक्टिव कर लिए हैं, ठीक है। और ध्यान क्या करता है कि आपको केंद्रित करता है। आप एक जगह केंद्रित हो अपने विचार में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में एक जगह केंद्रित हो, यानी आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन से कनेक्ट हो। अब मेडिटेशन आप कर रहे हो, एक तो दो चीज़ होती है कि आप सिर्फ रिलैक्स के लिए कर रहे हो, तो रिलैक्स के लिए आप योग निद्रा का सपोर्ट ले सकते हो, शवासन का सपोर्ट ले सकते हो। और मेडिटेशन करना है तो आपको एक प्रॉपर स्थिति में बैठना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। माहौल साफ़ सुथरा हो, आपके आसपास का माहौल साफ़ सुथरा हो, ठीक है। लोग आपके साथ जो कनेक्ट हो रहे हैं वो अच्छे हो, अच्छे विचार वाले हो। तो अगर नेगेटिव विचार आएंगे तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेगा इन चीज़ों में। तो इन चीज़ों से आपको खुद ही दूर रहना है, यानी साफ़ सुथरे माहौल में आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन बहुत जल्दी वो इम्प्रूव करेगा इन चीज़ों में। आप एक स्थिर भाव लेके आएंगे अपने अंदर, और स्थिर भाव आने के कारण आपका जो नकारात्मक विचार है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके जो भाव है हमेशा अच्छे के लिए होता है। करुणा क्या होता है? अच्छे के लिए होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर बढ़ेगी, और ये बढ़ने पे आप लोगों की परेशानी को खुद भी समझोगे कि हाँ, इनको भी इतनी परेशानी है जितनी मुझे हो रही है। तो आप ऑटोमेटिकली इनसे इम्प्रूव करोगे, ठीक है। आप दूसरों को समझने लगोगे, आप दूसरों के विचार को पढ़ पाओगे इन द सेंस कि आप उनको अच्छे से समझ पाओगे कि कोई कुछ बोल रहा है तो हाँ, दिक्कत आपको भी है तो मेरे को भी है, सबको है। जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि सारे संसार में कोई सुख नहीं है, दुख ही दुख है, तो इससे उभरने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा कि आप इससे किस तरह से उभर सकते हो। क्योंकि ये जो है आपके पास अभी थोड़ा सा है, आपके पेरेंट्स ने कितने अचीव किए होंगे उस चीज़ को आपको इस यहाँ तक लाने में, तो वो उनसे डबल हो गया उनके पास। पर वो क्या है, वो एक्टिव मोड में है, आप क्या हो, डिप्रेस हो रहे हो। तो ये चीज़ अब जब आप समझने लग जाओगे, अपने आगे के देखोगे, पीछे के जो हमारे बुजुर्ग है, दादा दादी हैं, उन्होंने क्या कंडीशन थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, ठीक है, कितना टॉर्चर होता था, तब भी उन्होंने कभी डिप्रेशन जैसी बीमारी यहाँ पे आई नहीं है अभी तक। अब इस माहौल पे ज़्यादा आ रही है। तो उस समय जब हम गुलाम थे, किसी के अधीन थे, तब कितना टॉर्चर हुआ करता था किसी के लिए भी। हम कुछ भी कर रहे तो हमें उस चीज़ का, जो अंग्रेज़ों को यानी जो मालिक बोलते थे उस समय, तो मालिकों को दान देना पड़ता था, बिना अपनी मेहनताना देना पड़ता था। तो अब इस माहौल में आके हम सब कुछ मिल रहा है हमें, तब भी हम बीमार हो रहे हैं। और उस माहौल में लोग स्वस्थ थे, कोई बीपी का कोई इतना केसेस नहीं था, कोई थायराइड नहीं था, कोई लोग स्वस्थ रहते थे, अपना काम करते थे। पर क्या है कि हमारा जो माहौल अभी इस समय का हो गया है वो बहुत बिगड़ गया है। यानी बिल्कुल सुमित जी, तो अगर कोई व्यक्ति ध्यान की शुरुआत कर रहा है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन की ओर जा रहा है और तनाव और चिंता दोनों से ग्रसित है, तो शुरुआत में उसको कितनी देर करना चाहिए? सही समय क्या है? योगाभ्यास से पहले या योगाभ्यास के बाद करना चाहिए? और किस तरह से ध्यान लगाना चाहिए? अब जब प्रारंभिक है तो अर्ली मॉर्निंग आप खाली पेट इसको करेंगे ध्यान में, ठीक है। थोड़ा सा ओम उच्चारण के साथ आप स्टार्टिंग करें, धीरे धीरे ब्रीदिंग को अंदर ले, अंदर छोड़े, सारा फोकस आपको ब्रीदिंग पे करना है। फिर ब्रीदिंग से धीरे धीरे आपके बॉडी अलाइनमेंट धीरे धीरे सीधा होता रहेगा, यानी आप स्टेबल होते हुए जाओगे, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। आप फिर इसमें अच्छा, जैसे आप योगा करते हो तो आपको बताना नहीं पड़ता कि आप योगा कर रहे हो, आप इम्प्रूव अपने आप हो जाते हो कि आपको देखते ही लग जाता कि हाँ आप योगा कर रहे हो। हम बताएंगे नहीं कि हम बीपी के पेशेंट हैं या कुछ है, अपने आप आपकी सारी बीमारियां ख़त्म होने लगती हैं। आप स्टार्ट करो, बस शुरुआती दौर पे आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। फिर आप धीरे धीरे आपका बॉडी वैसे ही एक्टिव होने लग जाएगा, जैसे आपके बॉडी में विकार उत्पन्न हो रहे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे और आपका बॉडी एकदम सही हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल।
तो सुमित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक शरीर स्वस्थ रहे, कभी उसमें अवसाद ना हो, तनाव मुक्त रहे, एंजाइटी ना हो, चिंता की कोई या किसी भी प्रकार की अगर चिंता है तो वो शरीर कहीं ना कहीं मजबूती से उसका सामना कर सके, ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे योगाभ्यास आप हमारे दर्शकों को बताएं जो हम डेली बेसिस पे जो सबको करने चाहिए, ताकि चिंता और तनाव कभी हम उनका अगर वो सामने आए भी तो हम सामना कर सकें, शरीर कहीं ना कहीं मुक्त रहे इन चीज़ों से। जी, ये बड़ा अच्छा पूछा आपने। अब इसमें क्या है कि हमारा शरीर पहले खुद विकारों से भरा हुआ है। हमारा शरीर विकारों से भरा हुआ है, यानी कुछ ना कुछ बीमारियां शरीर में है। 90% लोगों को है कुछ ना कुछ बीमारी। तो जैसे ये चीज़ आती है तो ये इसमें और उसको डिके करने में हेल्प करती है। एक तो आपको बीमारी लगी हुई है, ऊपर से आप मानसिक तौर से भी आप बीमार हो रहे हो, तो ये आपको और कमज़ोर कर देगी, आपके शरीर को और तोड़ देगा। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमारे पहले शारीरिक स्तर से हमें खुद से मजबूत होना है। तो उसके लिए जैसे आपने नियमित रूप से सुबह उठ के अपने सारे जॉइंट्स को ओपन करो। जैसे बैठ जाएंगे हम सुबह उठ के, एक स्थिर अवस्था में बैठ जाएंगे। आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ मैं। बैठ जाइए आराम से, ठीक है। ये दंडासन की स्थिति होती है। तो इसमें पहले आपने फिंगर्स को, पैर के फिंगर्स को, सबसे एंड पॉइंट हमारा ये फिंगर्स होते हैं जहाँ पे सर्कुलेशन आने के बाद वापस रिवर्स होता है। तो हमने फिंगर्स को मूव करना है ताकि इसमें कोई अवसाद ना हो। हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएं, फिर पैरों को आगे पीछे हिलाएं। इससे हमारे क्या है कि एंकल्स जॉइंट्स क्या है, एक्टिव रहते हैं। इससे एंकल संबंधी जो आपके जैसे साइटिका हो गया, तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जो अर्थराइटिस बोलते हैं, अभी कॉमन हो रहा है सब पे, तो अर्थराइटिस से भी ये हमें बचाता है। फिर नी को, दोनों नी को फोल्ड करेंगे, अपनी तरफ स्ट्रेट करेंगे, देन स्ट्रेट, फिर फोल्ड करेंगे, फिर स्ट्रेट। ये क्या है कि हमारे जॉइंट्स को, नी को ओपन रखेगा। फिर कमर के लिए दोनों पैर को सीधे कर लें, दोनों हाथ को अपनी दाईं तरफ रखें, राइट साइड रखेंगे अपने दोनों हाथों को, और नीचे जाके नोज टच करना है, हाथों के बीचों बीच को नोज को टच करना है। इससे हमारे स्पाइन को सक्रिय होता है, यानी हमारा स्पाइन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। एक बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है हमारे स्पाइन पे ना, जो कंटिन्यू वर्क करती है, हमारे सेंसेस को एक्टिव करती है। तो इससे सेंसेस हमारे एक्टिव रहते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं तो वापस से झटक लेते हैं हाथों को, ठंडा लग रहा है तो अपने आप को सुकोड़ लेते हैं, गर्म लग रहा है तो अपने आप को फ्री फील करते हैं, पंखा चलाते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे सेंसेस वर्क कर रहे हैं बॉडी के। तो कहाँ से हमें मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, स्पाइन के थ्रू मिलती है हमें। तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं बॉडी में, ये हमें सूचना प्रदान करते हैं हमारे मस्तिष्क को। तो जब तक ये सक्रिय होंगे तो हम इन चीज़ों से एक्टिवली वर्क करते रहेंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड चले जाइए और वापस आ जाइए। फिर लेट जाएंगे पीछे। अब हम साइकिलिंग करेंगे। दोनों पैर को ऊपर उठाओ 30 डिग्री के कोण में और साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर पैर से ऊपर की ओर प्रॉपर चलने लगेगा, ठीक है। जिसमें ब्लड संबंधी विकार आते हैं, जैसे वेरिकोज वेंस वगैरह हो गए, इनमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ऐसे आप 20 टाइम्स आगे, 20 टाइम्स। अब एंटी क्लॉकवाइज भी इसको मूव कर सकते हैं, नीचे से ऊपर। ये ऐसे आसन हैं जैसे आप बूढ़े बच्चे कोई भी आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे बच्चों में भी है अभी दिक्कत होती है, तो बच्चे भी इसको धीरे धीरे खेलने के पर्पस से भी करते हैं, तो उनको लाभ मिलता है। रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल, तो यानी कि ये आसन कहीं ना कहीं सबको करने चाहिए, चाहे कोई भी उम्र। कोई भी। आपसे मुझे ये भी पूछना चाहेंगे, छोटे बच्चे कई बार नहीं कर पाते योगासन, तो किस उम्र, कौन सी उम्र बिल्कुल सही होती है जब से उनके जीवन में योग की शुरुआत करनी चाहिए? योग की शुरुआत, तो अब योग बोलते हैं हम तो सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं योग के। तो यम नियम जो बच्चों में होना चाहिए, बच्चे से मतलब बचपन से ही हमें बच्चों को देना चाहिए।
यम नियम जैसे सत्य बोलना, लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं करना है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, फिर लोभ नहीं करना है, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। तो ये यम में सिखाया जाता है। फिर नियम में सिखाया स्वच्छ रखना है अपने आप को, संतोष, तप, इस तरह से आपको बताया जाता है कि ये बचपन से ही डालना चाहिए हमें बच्चे को अंदर, ताकि बच्चे हमारे जो है आगे चल के काफ़ी अच्छे विचार वाले हों, यानी उत्कृष्ट माइंड वाले हों, ठीक है। तो इससे हमारी क्या है, बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ती है। यम नियम को अंदर धारण कराने से बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ती है। फिर उसके बाद आता है आसन प्राणायाम। अब 5 साल के बाद बच्चे आसन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप आसन कर सकते हो 5 साल के बाद। तो अब धीरे धीरे आसन उनको करा सकते हो। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है बच्चों में, वास्ट एनर्जी होती है, वो कूदना फूदना चाहते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप उनको आसन करा दो। बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग कराओ, बैकवर्ड बेंडिंग कराओ, साइड ट्विस्टिंग कराओ, ठीक है। तो बच्चों में मज़ा भी आता है, वो कहते हैं वो 1-1, 2-2 घंटे आराम से कर लेंगे आपके साथ कूदना फूदना जी, ठीक है। तो बच्चों में इतनी दिक्कत नहीं आती, बस उसको सही गाइडेंस देना है कि कैसे करना है, क्या करना है। दिक्कत आती है थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, जैसे 30 to 35 में, यहाँ पे बॉडी स्टिफ हो जाती है काफ़ी हद तक, हमारे प्रॉपर बॉडी काम नहीं कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस आ जाता है शरीर में, तो शरीर संकुचन हो जाता है थोड़ा सा, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो गए, तो ये उनके पोस्चर सारे बिगड़ जाते हैं, तो नहीं कर पाते प्रॉपरली, तो उनके लिए फिर दिक्कत आती है। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होता है कि आप इस तरह से करो, इस तरह से नहीं करना है। दूसरा, मानसिक विकार जब बढ़ता है तो ये बीपी और थायराइड वगैरह आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को अभी हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी काफ़ी यूरेटस संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, हार्मोन्स से संबंधित दिक्कतें आती हैं, पीसीओडी वगैरह हो गए। खान पान पे भी मैटर करता है कि आप किस तरह के खान पान रख रहे हो अपने दैनिक जीवन में। तो इनको अगर आप बिल्डअप करते हो, यानी अच्छा खाते हो, अच्छा रहते हो, रोज़ नियमित व्यायाम करते हो, तो आप इन चीज़ों से कभी फंसोगे नहीं, यानी ऊपर ही रहोगे। बिल्कुल। तो सुमित जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और तनाव और चिंता को लेकर आपने इतनी अहम जानकारी दी, साथ ही साथ आपने इतने अच्छे योगाभ्यास भी बताए हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए, और हमारे दोनों प्रशिक्षुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने योगाभ्यास के जरिए हमारे दर्शकों को बताया कि सही तरीके से योग कैसे किया जाता है। तो एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।